दोस्तों, स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट जैसे चांद, तारे और सूरज की बात करें तो उनकी दूरी हमें हैरान कर देती है। यह दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि साइंटिस्ट इसके लिए एक अलग तरह का ही स्केल का यूज करते हैं, जो कि है लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर्स का मतलब है वो डिस्टेंस जिसे तय करने में लाइट को 1 साल लगता है। एज यू नो कि लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लाइट ईयर्स की दूरी कितनी ज़्यादा है। पर यह यूनिवर्स इतना विशाल है कि इसके लिए यह दूरी भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीकी तारा है जो कि है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमसे 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। यानी लाइट को वहां तक पहुंचने में 4 साल का ज़्यादा समय लगता है। इसी तरह हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, कि सबसे पास की बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमा हमसे 2.5 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूरियां कितनी ज़्यादा विशाल हैं। लेकिन यह तो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, वास्तव में और तमाम डिस्टेंस गैलेक्सी भी हैं जो कि बिलियन ऑफ लाइट ईयर की दूरी पर हैं। दोस्तों, जब हम स्पेस में मौजूद चीज़ें की डिस्टेंस के बारे में बात करते हो तो एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि आखिर साइंटिस्ट इन दूरियों को नापते कैसे हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में फीते का उपयोग करके दूरी का पता कर लेते हैं, पर साइंटिस्ट के पास ऐसा कौन सा टेप है जो इन डिस्टेंस को नापता है। आखिर साइंटिस्ट को स्टार या गैलेक्सी हमसे कितनी दूरी पर है, यही पता करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्पेस में हमारे सबसे पास का ऑब्जेक्ट है मून। जरा सोचिए, अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसा किया जा सकता है। एक आइडिया जो मेरे दिमाग में आता है, हम एक लेज़र की एक स्ट्रॉन्ग बीम को भेज सकते हैं, क्योंकि मून की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए तो इसके लगने वाला समय कैलकुलेट करके हम अर्थ से मून की एग्जैक्ट डिस्टेंस को पता कर, क्योंकि लाइट की स्पीड हमें पता है और यह फिक्स है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ऐसा करके देखा जा चुका है अपोलो मिशन के दौरान। एस्ट्रोनॉट मून की सरफेस पर कुछ रिफ्लेक्टर छोड़कर आए थे। बाद में इन्हीं रिफ्लेक्टर से जरिए साइंटिस्ट ने अर्थ से मून की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। बट दिस इज अ वन केस। हर स्पेस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अड़चन सिर्फ किसी स्पेस ऑब्जेक्ट पर जाकर रिफ्लेक्ट प्लेस करने की नहीं, बल्कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर हैं कि अगर बिना रिफ्लेक्ट प्लेस के भी हम किसी तरह से रेडियो को वेव को रिफ्लेक्ट करके भी नापने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में सालों बीत जाएंगे। स्पेस में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कोई मेथड यूज नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में हमारे पास और भी कई तरह के मेथड हैं जिसे हम साइंटिस्ट स्पेस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इन मेथड में फर्स्ट मेथड है जिसके इस्तेमाल करके हमारी आंखें हमारे पास मौजूद चीज़ों को दूरी के बारे में बताती हैं। हम सभी अपनी आंखों से देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ पास है और कौन सी दूरी पर है। हम ऐसा कर पाते हैं क्योंकि दोनों आंखें एक दूसरे कुछ दूरी पर हैं। इससे होता यह है कि हमारे अपने सामने मौजूद चीज़ों को अलग एंगल से देखते हैं। सामने मौजूद चीज़ अलग अलग एंगल से देखने पर एक बैकग्राउंड अपनी पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अगर आप समझना चाहते हो तो आप अपना अंगूठा कुछ इस तरह से अपने सामने बारी से एक एक करके दोनों आंखों से देखिए। आप पाएंगे कि आपका अंगूठा बैकग्राउंड में राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। इससे पैरालैक्स कहते हैं। यह पैरालैक्स दूरी के साथ कम होते जाते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो उतने ही पैरालैक्स को शो करेगा। हमारा ब्रेन पैरालैक्स को ही प्रोसेस करता है, चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। ठीक इसी मेथड का यूज करके स्पेस में ऑब्जेक्ट की दूरी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। बस यह हमारी आंखों के बजाय इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी। जिस तरह हमारी आंखें कुछ दूरी पर होने की वजह से चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखती हैं, वैसे ही सामने मौजूद ऑब्जेक्ट को अलग अलग ऑब्जर्व करके हम इस पैरालैक्स को नोट कर सकते हैं और फिर जैसे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करके हम उसे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पर असल में स्पेस ऑब्जेक्ट खास तौर में वह हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में बाहर हैं, इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि धरती पर दो सबसे दूर जगह से भी ऑब्जर्व करके पैरालैक्स बहुत मामूली होता है, इतना कि जिसे किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। ऐसे में साइंटिस्ट एक और तरीका अपनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धरती एक साल में सूरज का एक चक्कर लगाती है। ऐसे में साल के दौरान ऑर्बिटल पाथ पर अलग अलग जगह पर होते हैं। अपने ऑर्बिटल पाथ पर अर्थ को दो पोजीशन के बीच में मैक्सिमम दूरी लगभग 30 करोड़ किलोमीटर होती है, जो कि पैरालैक्स ऑब्जर्व करने के लिए एक अच्छी खासी दूरी है।
जिसके जरिए हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की दूरी निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट इसी तरह का इस्तेमाल सिस्टम के आसपास मौजूद तारों की दूरी निकालने के लिए करते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट साल में 2 बार 6 महीने के गैप पर किसी तारे को एक सेंसिटिव कैमरे से कैप्चर करते हैं। इसके बाद दोनों पिक्चर को मिलाया जाता है। पैरेलैक्स की वजह से वह तारा अपने बैकग्राउंड अपने से दूर मौजूद तारों के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई देता है। इसी शिफ्ट को दूरी करके ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू दूरी निकाल लेते हैं। पर इस मेथड की भी एक सीमा है, और वो इसलिए क्योंकि स्पेस में चीज़ें बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं जिनके पैरेलैक्स को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ को। इसलिए हम तमाम टेक्निकल एडवांस के बावजूद भी इस मेथड से सिर्फ 10,000 लाइट ईयर तक की दूरी के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्स विशालता के आगे ये दूरी मामूली। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक आर्म लगभग 90,000 लाइट ईयर की लंबी है। इस मेथड से हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद ब्राइट स्टार को दूरी ही नापते हैं। इससे भी ज़्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट के लिए साइंटिस्ट एक और तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टैंडर्ड कैंडल मेथड कहते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल का मतलब यहाँ से एक ऐसी कैंडल यानी लाइट सोर्स जिसके बारे में हमें पता है कि वो कितनी मैग्नीट्यूड की ब्राइटनेस को पैदा करता है। इस मेथड से साइंटिस्ट स्पेस में स्टैंडर्ड कैंडल यानी कुछ ऐसे तारों को तलाशते हैं जो कि एक नॉन मैग्नीट्यूड की ब्राइटनेस को पैदा करते हैं, पर इसे हम दूरी का पता चलता है। वो कुछ इस तरह समझिए, 100 वाट का बल्ब कितने मैग्नीट्यूड की ब्राइटनेस पैदा करता है। जैसे जैसे हम उस बल्ब से दूर होते जाते हैं, दूरी के साथ ब्राइटनेस भी कमी आई है। इसको मेज़र करके हम यह पता कर सकते हैं कि वो बल्ब हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक उसी तरह कुछ खास तरह के तारे हैं जिनकी ब्राइटनेस के बारे में हम उसके बिहेवियर को स्टडी करके बता सकते हैं, जैसे कि सेवेट वेरिएबल स्टार। इन स्टार की खासियत है कि इनका टेम्परेचर और ब्राइटनेस एक तय शोधा क्रम में कम ज़्यादा होती रहती है। इनका एक साइकिल होता है, इसके उनकी ब्राइटनेस एक लेवल तक बढ़ती है, फिर कम होती है और फिर दोबारा बढ़ती है, यानी ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। यही साइकिल कितनी टाइम तक की है अंदर चल रहे प्रोसेस पर डिपेंड करता है, और ये प्रोसेस डिसाइड करता है कि वो स्टार कितनी ब्राइटनेस पैदा कर सकता है। यानी हम इस साइकिल स्टडी करके हम उस स्टार की ट्रू ब्राइटनेस का पता कर सकते हैं, और जब हम एक बार उसकी ट्रू ब्राइटनेस पता चल गई अर्थ उसके मैग्नीट्यूड के मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि वह हमसे कितनी दूरी पर है। इस सब के बावजूद भी एक दूरी के बाद किसी ब्राइट से ब्राइट इंडिविजुअल स्टार की ब्राइटनेस को मेजर कर पाना हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, और यही दूरी है लगभग 40,000 लाइट ईयर की। के लिए एक और तरह का स्टैंडर्ड कैंडल है, और एक कैंडल इतना ज़्यादा ब्राइट है कि उसकी रोशनी दूर गैलेक्सी में भी डिटेक्ट की जा सकती है। और ये टाइप 1A सुपरनोवा वैसे भी स्टार अपनी डेथ के करीब होता है तो अपनी लास्ट स्टेज के यह बेहद पावरफुल एक्सप्लोजन पैदा करता है। इस दौरान बुझने से पहले और या आखिरी बार कुछ समय के लिए अपनी पूरी ताकत से चमकता है। ये चमक इतनी ज़्यादा होती है कि किसी दूर गैलेक्सी में हुए सुपरनोवा को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इनकी चमक कितनी देर तक कायम रहती है, इसके ऑब्जर्व करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस सुपरनोवा की ट्रू ब्राइटनेस क्या रही होगी। हमारे लिए स्टैंडर्ड कैंडल बन जाता है। तो फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है कि वो गैलेक्सी हमारे बहुत ही दूरी पर है। इनके लिए साइंटिस्ट एक और मेथड का यूज करते हैं जिसे सरफेस ब्राइटनेस फ्लक्चुएशन मेथड के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे काम करता है तो देखिए, तो आप जानते हैं कोई गैलेक्सी स्टार एक ह्यूज ग्रुप होता है। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। कुछ इस तरह समझिए, जैसे कि आप मोबाइल की रोशनी स्क्रीन छोटी छोटी पिक्सल से मिलकर बनी होती है, तो इसे थोड़ा सा दूर से देखते हैं हमें ये इंडिविजुअल पिक्चर नज़र नहीं आते, हमें स्क्रीन एकदम स्मूथ दिखती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पास से देखेंगे तो इन पिक्चर को देख सकते हैं। गैलेक्सी के केस में भी आप इन स्टार को पिक्सल मान सकते हैं। साइंटिस्ट गैलेक्सी को देखने वाले स्मूथ एरिया को मेज़र करते हैं और इससे आगे वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि वो कितनी दूरी पर होगा। इस मेथड के जरिए हम बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी को डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब लास्ट में एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ। असल में हम जब किसी स्टार या गैलेक्सी की दूरी को मेज़र कर रहे होते हैं, तब में जो दूरी हमें मिलती है वो वहाँ ऑब्जेक्ट उस समय मौजूद नहीं होता, बल्कि वो एक दूरी होती है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आज कुछ समय पहले मौजूद रहा होगा, और इस समय कुछ साल से लेकर कुछ करोड़ साल भी हो सकते हैं। ऐसे में इसलिए होता है क्योंकि लाइट की एक स्पीड कोई स्पेस ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर हो वह वहाँ से लाइट को हम तक पहुँचने में उतना ही समय लगता है। जैसे सूरज को लाइट को धरती तक पहुँचने में 8 मिनट लगता है। मतलब है कि हमेशा
सूरज को 8 मिनट पुराना ही देख पाते हैं। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.3 ईयर लाइट की दूरी पर है। इसका मतलब है कि हम जैसे इसे आज देखते रहे हैं वैसे ही 4.3 ईयर पहले था। अगर यह आज ख़त्म हो जाए तो हमें इसका पता 4.3 ईयर के बाद ही लगेगा, यानी ख़त्म होने के 4.3 ईयर के बाद हमें आसमान से दिखता रहेगा। इसी तरह बहुत गैलेक्सी हैं जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर पर हैं। इसका मतलब हम आज जहां उन्हें देख रहे हैं वो वहां पर आज के नहीं होंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि आज हमें जहां उन्हें देख पा रहे हैं वो वहां पर आज के नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि आज वो कहाँ होंगी, यानी कितनी दूरी पर होंगी? तो ये पता किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट एडविन हवाल ने स्पेस में एक्सपेंशन के लिए कंसेप्ट दिया था कि इसके क्वेश्चन में डालकर हमें ये पता कर सकते हैं कि वो गैलेक्सी आज हमसे कितनी दूर पर है। इसी तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स एक टाइम मशीन के जैसा है। हम जितनी दूर तक यूनिवर्स झांकते हैं हम उतना ही पास्ट में देख रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें ऐसी वीडियो के लिए, हम ऐसी वीडियो आपके लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।